करिए, जब 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो विदेशों में पड़े काले धन को भारत में वापस लेकर आएंगे, पर आखिर सरकार विदेशों से काला धन ला क्यों नहीं पा रही है और कैसे मोदी सरकार का ही बनाया एक कानून इस मुहिम में सरकार को मदद करने की जगह पर उसका रास्ता रोक रहा है। और अब सरकार ऐसा क्या करने जा रही है जिससे हो सकता है कि 2014 का ये वादा पूरा हो जाए। क्या है पूरी कहानी और क्या आपके खाते में 15-15 लाख आने वाले हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अब नए बदलाव पर आने से पहले पुराने कानून के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ब्लैक मनी को रोकने के लिए 2015 में सरकार BMA लेकर आई। BMA यानी ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एक्ट 2015, जिसे 1 जुलाई 2015 को सरकार ने नोटिफाई भी कर दिया था। इस एक्ट के जरिए सरकार विदेशों में ऑफशोर अकाउंट्स में छिपाई गई ब्लैक मनी, इसके अलावा शेल कंपनीज के जरिए जो ब्लैक मनी जो रूटिंग हो रही है उस पर लगाम लगाना चाहती थी। पर क्या सरकार इस एक्ट के जरिए जो करना चाहती थी वो कर पाई? ये सवाल अब सरकार के 10 साल पूरे होने के बाद कई बार पूछा गया। सरकार ने इसका कोई ठोस जवाब तो नहीं दिया, पर सरकार के पास AEOI फ्रेमवर्क के तहत जो स्विस बैंक का डेटा आया वो ये बताता है कि 2024 में भारतीयों के स्विस अकाउंट में 37,600 करोड़ रुपयों का इजाफा हुआ है, जिसको लेकर पार्लियामेंट में विपक्ष ने सरकार को घेरा भी। जब भी इस बात को पार्लियामेंट में उठाया गया तो सरकार ने इस पर अपनी सफाई में कहा कि स्विस बैंक का ये डेटा स्विस बैंक में आए सारे तरह के डिपॉजिट्स को बताता है, ना कि स्विस बैंक में डिपॉजिट ब्लैक मनी को। तो अब हम वापस BMA पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अब सरकार इसमें क्या बदलाव लाने की सोच रही है, इस कानून में क्या क्या दिक्कतें हैं और इन लैकुमा को एड्रेस करने के लिए सरकार क्या बड़े कदम उठा रही है। तो बात यह है कि सरकार ने अब ब्लैक मनी एक्ट के रिव्यू के लिए एक इंटरनल कमेटी बनाई है, जिसको हेड करने की जिम्मेदारी मिली है अमल पुष्प को, जो कि इनकम टैक्स विभाग में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हैं। और ब्लैक मनी एक्ट की स्क्रूटनी के लिए सरकार ने जयराम रायपुरा की लीडरशिप में एक और कमेटी बनाई है। अब ये दोनों कमेटी ब्लैक मनी एक्ट को रिव्यू करेंगी, पर इन सब के बीच जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या 2015 में बने इस ब्लैक मनी एक्ट में कोई खामी है, कोई कमी है। इस पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2 से 3 ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इस एक्ट के जरिए लोग अपना पैसा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। इसमें जो पहला पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि टाइम पीरियड। दरअसल अगर आप IT एक्ट की बात करें तो उसमें जो मैक्सिमम टाइम लिमिट वो 5 साल की है, यानी आपने अगर 5 साल के अंदर कोई पैसा या एसेट कमाया है तो उस पर ही कोई इंक्वायरी हो सकती है। अगर आपने कोई एसेट 5 साल पहले कमाया है तो उसकी जांच IT एक्ट के तहत नहीं हो सकती है, पर BMA में ऐसा नहीं है। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसमें आपने कोई एसेट 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले ही बनाई हो, उस पर भी इस एक्ट के जरिए जांच बिठाई जा सकती है। और इसी तरह से दूसरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये है कि IT एक्ट में उन्हीं पैसों पर पेनल्टी लग सकती है जिस पर आपने टैक्स नहीं भरा है। पर BMA में अगर आपने फॉरेन में कोई एसेट खरीदा है और उसे यहाँ रिपोर्ट नहीं किया है तो भी आप पर इस एक्ट के तहत गाज गिर सकती है। अब आप पूछेंगे कैसी गाज? तो आप समझिए कि अगर इस कानून के तहत कोई मामला आता है तो बस IT ही नहीं बल्कि ED भी बीच में आ जाता है, क्योंकि ये कानून PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक शेड्यूल्ड ऑफेंस माना जाता है। और बीते कुछ दिनों में PMLA के तहत कितने केसेस आए हैं और उनमें कैसी कार्रवाई हुई है शायद इसे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप पर IT एक्ट के तहत केस चलता है और आरोप साबित होते हैं तो टैक्स और पेनल्टी मिलाकर आपको मैक्सिमम 90% तक चार्ज किया जा सकता है। पर BMA में अगर केस बनता है तो 120% का चार्ज देना पड़ेगा, यानी कुल एसेट की वैल्यू का 120%। यानी अगर किसी के पास 100 करोड़ की फॉरेन एसेट है जिसे बस उसने डिस्क्लोज नहीं किया है, बाकी सारे टैक्स वगैरह भरे हैं, तो उस पर 120 करोड़ की पेनल्टी लगाई जा सकती है। और PMLA का डर तो वो तो है ही। इन सब बातों को लेकर कोर्ट में कई बार PIL डाली गई है जिस पर सुनवाई चल रही है। अब सरकार को महसूस हो रहा है कि शायद ये कानून ज़रूरत से ज़्यादा हार्श हैं। अब इसे और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में कई लोग विदेशों में पढ़ाई या नौकरी के दौरान ही संपत्ति खरीद लेते हैं और फिर भारत लौटकर इसको डिस्क्लोज नहीं करते। ऐसे में उनको टैक्स इवेडर कहना
और उन पर पीएमएलए लगाना कितना सही है। अब सरकार ने एक रिव्यू कमेटी बनाई है। आने वाले वक्त में ये रिव्यू कमेटी अब सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसमें किन किन बदलावों की सिफारिश शामिल होती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसे में अगर इस रिपोर्ट में इन कुछ बातों को शामिल किया जाए तो विदेशों में संपत्ति रखने वाले हजारों भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर साबित होगी। अगर आचार्य चाणक्य की माने तो सरकार को अपनी जनता से मधुमक्खी के जैसे ही टैक्स लेना चाहिए। जैसे मधुमक्खी फूलों से सिर्फ उतना ही रस लेती है जिससे फूल को कोई नुकसान ना हो और उसका काम भी बन जाए, उसी तरह सरकार को भी अपनी जनता से सिर्फ उतना ही कर लेना चाहिए जिससे जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े। इसलिए सरकार और टैक्स पेयर के बीच आपसी भरोसा होना चाहिए ताकि टैक्स पेयर बिना किसी झिझक के टैक्स डिस्क्लोज करे और टाइम पर इसे भर दे।